स्टार्टिंग के दिनों में तो वह जुंको के साथ उसे पूरे टाइम नेकेड रखना, उसे उनके सामने मास्टरबेट करना के बजाय हमें काफी ऑब्जेक्ट्स डालना, जैसे कि आयरन रॉड्स, हॉट बल्ब्स। उसकी अंदर काफी सारे नीडल्स मिले थे। एक बार तो उन्होंने उसके राइट साइड के निप्पल को प्लायर से जबरदस्ती। यह कहानी है जापान के एक शहर मिनेटो में रहने वाली जुंको फुरुता, जो कि 17 साल की एक लड़की है, जो कि अपने पेरेंट्स और अपने यंगर ब्रदर के साथ रहती थी। इसके साथ जो आगे होने वाला है वह ह्यूमन हिस्ट्री का वन ऑफ द बिगेस्ट डिस्टर्बिंग केस बना। 29 मार्च 1989, जहां जापान की टोक्यो पुलिस 4 लड़कों से किसी 19 साल की लड़की के किडनैप और रेप के बारे में इंटेरोगेट कर रही थी, जिनमें से ये 4 जो हैं अलग अलग कहानियां बता रहे थे। पुलिस के इन्वेस्टिगेशन से ये बिल्कुल मैच नहीं हो रहा था। फिर जब पुलिस ने इनसे अलग अलग रूम में जाके इन्वेस्टिगेट किया, ये चारों बता तो रहे थे कि किसी 19 साल की लड़की को इन लोगों ने किडनैप किया है, लेकिन कुछ चीजें अभी भी पुलिस के रिकॉर्ड से मैच नहीं कर रही थी। फिर जब पुलिस ने इन चारों से और अच्छे से इन्वेस्टिगेशन किया, फिर पता चला कि इन लोगों ने जापान में ही कहीं वकासु नाम की जगह पे 55 गैलन ड्रम के अंदर उस लड़की को मार के डाल दिया है, और तो और ऊपर से कंक्रीट डाल के उसे पैक कर दिया है। फिर पुलिस वाले इस कंस्ट्रक्शन साइट में जाके इन्वेस्टिगेट करते हैं, तब उन्हें यह ड्रम दिखता है जिसमें लड़की की डेड बॉडी पड़ी हुई मिलती है। कंक्रीट से लड़की की बॉडी अलग कर वह इसे पोस्टमार्टम के लिए भेजते हैं। तब वहां से एक ऐसा खुलासा होता है जिसे देख सब शॉक हो जाते हैं। असल में लड़की की मौत की वजह ट्रॉमेटिक शॉक था। उसका पूरी तरह से चेहरा खराब कर दिया गया था और उसकी बॉडी में काफी सारे प्लास्टिक और कांच की बोतलें भी मिली। लड़की की मौत से पहले उसे काफी टॉर्चर किया गया था। उसकी अंदर काफी सारे नीडल्स मिले थे, यानी बारीक बारीक सुइयां उसकी ब्रेस्ट में डायरेक्ट डाली गई थी। उसके रेक्टल कैविटी में कांच की बोतलें मिली थी, और तो और मरने से पहले वह प्रेग्नेंट थी। उसका चेहरा पूरी तरह से खराब कर दिया गया था, जिसके कारण उसे पहचान पाना काफी मुश्किल था। लेकिन पोस्टमार्टम टीम ने उसकी फिंगरप्रिंट की हेल्प से उसे आइडेंटिफाई किया, और फिर जो पता लगता है यह दुनिया का सबसे स्कैरी केस बना। जुंको फुरुता, जैसे कि मैंने बताया, वह 17 साल की एक लड़की थी जो कि याशो मिनामी हाई स्कूल में पढ़ा करती थी, और वहीं के पास में बॉटल मेल्टिंग फैक्ट्री में काम किया करती थी, ताकि वह अपने ग्रेजुएशन का खर्चा उठा पाए। और वह काफी गुड लुकिंग और एकेडमिक में अच्छी थी। ना चाहते हुए भी वह अपने स्कूल के लड़कों को अट्रैक्ट करते थे। वह स्कूल के लड़कों के लिए एक ड्रीम गर्ल के जैसी थी, जिसे हर कोई पाना चाहता था। वही उसके स्कूल में 4 सीनियर्स का एक ग्रुप था, जो कि वैसे तो पास आउट हो चुके थे, लेकिन वह स्कूल्स के बच्चों को परेशान करने के लिए आया करते थे, जिनका लिंक एक लोकल गैंग के साथ कनेक्ट था, जिसके कारण स्कूल के लोग, टीचर, स्टूडेंट्स और आसपास के लोग भी उनसे बहुत डरते थे। वह लड़के 17-18 साल के आसपास के थे, जिनमें से एक हिराशियो मियानो, जो 18 साल का है, उसे जुंको पे क्रश आता है। जब वह जुंको के पास प्रपोजल लेके जाता है तो जुंको पोलाइटली उसे मना कर देती है, जो कि हिरोशी अपने ईगो में ले लेता है। यह तारीख है 25 नवंबर 1988, टोक्यो जापान। जब जुंको अपने जॉब से वापस घर जा रही होती है साइकिल में, तभी वहाँ पास में हिरोशी मियानो उसके दोस्तों के साथ रहता है। हिरोशी मियानो जुंको को देख अपने दोस्त से कहता है, तुम जाके साइकिल में उसको लात मार देना और फिर आगे मैं देखता हूँ। ऑर्डर को फॉलो करते हुए हिरोशी मियानो का दोस्त जुंको के पास जाके उसकी साइकिल पे लात मारता है, जिससे जुंको गिर जाती है। तभी हिरोशी मियानो उसके पास जाके उसको हेल्प ऑफर करता है। जुंको हिरोशी मियानो को जानती थी, क्योंकि वो उसके स्कूल का ही दोस्त था, तो वह यह सोच उससे हेल्प ले लेती है, और फिर मदद के बहाने हिरोशी मियानो उसे घर छोड़ने के बदले अडाची के एक होटल में ले जाता है, जहां वो जुंको को धमकी देता है, अगर तुमने किसी को भी कुछ भी बताया तो मैं तुम्हारे परिवार को अपने गैंग से कह के मरवा दूंगा, जिससे जुंको बहुत ही डर जाती है। और फिर जैसा हिरोशी कहता है, जुंको वैसा वैसा करती है। उस रात हिरोशी मियानो जुंको के साथ पूरी रात भर They cut the tendon in there and they lit her ankles on fire. They did this due in part for the torture aspect. It's known to be unbearably painful when your Achilles tendon is ripped or shredded or even just torn. It's a very painful injury on the body. But also, और फिर इतना ही नहीं, जब उसका मन भर जाता है तो वो अपने 4 दोस्तों को भी बुला के जुंको के साथ रेप करता है। ये सब होने के बाद वह जुंको को छोड़ने ही वाले थे कि तभी वो सोचते हैं कि अगर जुंको को छोड़ दिया
तो वह सबको बता देगी। इस कारण से वह जुंको को सिंजी के घर ले जाते हैं, जहां वो सिंजी के पेरेंट्स से कहते हैं कि वह इसकी गर्लफ्रेंड है। सिंजी के पेरेंट्स को मालूम होता है कि वह इसकी गर्लफ्रेंड नहीं है, लेकिन तब भी वह इसे आने देते हैं, क्योंकि वह इस बात से डरे हुए होते हैं कि सिंजी का कनेक्शन वहाँ के लोकल गैंग से है। 25 नवंबर 1988 से लेकर 4 जनवरी 1989 तक वह जुंको को टॉर्चर करते हैं। स्टार्टिंग के दिनों में तो वह जुंको के साथ लेकिन उसके बाद जब उनका मन भर जाता है तो वह अपने दूर दूर के दोस्तों और रिश्तेदारों को भी बुलाते हैं। टोटल 100 से भी ज्यादा अलग अलग लोगों ने जुंको के साथ जुंको के मिसिंग होने के तुरंत बाद उसके पेरेंट्स एफआईआर करते हैं, लेकिन पता नहीं कहां से उन चारों को ये एफआईआर के बारे में पता लगता है और वह जुंको को टॉर्चर करके जबरदस्ती फोर्स करके अपने पेरेंट्स को कॉल लगवाते हैं और कहते हैं कि वह खुद अपने मर्जी से अपने बॉयफ्रेंड के साथ भागी है। तो जिस कारण से उसके पेरेंट्स अपनी एफआईआर वापस ले लेते हैं और फिर पुलिस भी उसे ढूंढने का काम छोड़ देती है। वह हर रोज जनैको को टॉर्चर करने के लिए नई नई चीजें ढूंढते और उस पे ट्राई भी करते कि उसे पूरे टाइम नेकेड रखना, उसे उनके सामने मास्टरबेट करना और तो और उसके वजाइना में काफी ऑब्जेक्ट्स डालना, जैसे कि आयरन रॉड्स, हॉट बल्ब्स, ग्लासेस और प्लास्टिक बॉटल्स। कभी कभी तो कुछ चीजें उसके वजाइना में फंसी रह जाती थी, जिससे वो पूरा दिन ब्लीडिंग ही करती रहती थी। आप सोच भी नहीं सकते कि उसके साथ क्या क्या टॉर्चर किया गया है। जब पुलिस वालों को उसकी बॉडी मिली थी तब पता चला था कि उसके जेनिटल में काफी सारे कांच की बॉटल्स मिली है। उसके साथ किस लेवल पे टॉर्चर किया गया था। दिसंबर के टाइम में उसने भागने की कोशिश भी की, लेकिन किसी तरह वह नहीं भाग पाई। जब भी वह भागने की कोशिश करती और पकड़ी जाती तो उसे उसकी सजा देते थे, जैसे कि 10 से 15 किलो का डंबल ऊंचाई से उसकी नीज पे छोड़ देना। आप सोच ही सकते हैं कि इतना भारी डंबल किसी की नीज पे छोड़ा जाए तो उसके पैर का क्या होगा। फोरेंसिक में पता चला कि उसका राइट वाला पैर पूरी तरह से टूट चुका था। जब भी उसे वहाँ होटल में वॉशरूम जाना रहता तो वह रेंग रेंग के जाती थी। जुंको एक टाइम पे ये सब सहन नहीं कर पा रही थी। वो यही चाहती थी कि अब ये लोग मुझे मार दें, लेकिन उन लड़कों का मन अभी भी नहीं भरा था। वह उसकी बॉडी पे गरम गरम वैक्स डालते थे और पेट्रोल की मदद से कहीं कहीं उसको जलाया करते थे। ये सब वह सहन नहीं कर पा रही थी, जिसके कारण उसकी बॉडी पूरी तरह जवाब दे चुकी थी। उसको सही से खाना न मिलने के कारण उसका इम्यूनिटी सिस्टम भी वीक हो चुका था, जिसके कारण उसके घाव भी अब भर नहीं रहे थे और उससे फ्लूइड्स गिरने लगा था। उसे इस हालत में देख उन लड़कों को घिन आने लगी थी, इसके कारण वह उसे और मारते थे। और इतना ही नहीं, उसे इस लेवल का टॉर्चर किया जा रहा था कि वो अब सहन नहीं कर पा रही थी। उसको रोज मारा जाता था और तो और उसे और परेशान करने के लिए तरह तरह की चीजें उस पर ट्राई की जाती थी। एक बार तो उन्होंने उसके राइट साइड के निप्पल को प्लायर से जबरदस्ती उखाड़ दिया था। आप सोच ही सकते हैं कि ये चीजें तो यार अपन मूवी में देखते हैं कि इतना बुरी तरह इस लेवल का कैसे कोई दरिंदगी कर सकता है। 4 जनवरी 1989 जब हिरोशी मियानो अपना सारा पैसा एक गैम्बलिंग में हार जाता है, जिसका गुस्सा अब वह जुंको के ऊपर निकालने वाला था। वह जुंको को बुरी तरह फायर से जला देता है। वह उसको इतनी बुरी तरह जलाता है until she died। 5 जनवरी 1989 सुबह के 10 बजे जुंको फुरुटा अपनी आखिरी सांस लेती है। आई होप यह उसकी जनवरी सांस होगी। क्राइम पकड़ा ना जाए इसलिए वह उसे 55 गैलन में डाल के उसके ऊपर कंक्रीट डाल देते हैं। आज के टाइम पे वह चारों अपनी 7 से 20 साल की सजा पूरी करके जेल से रिलीज हो चुके हैं। जापान के लॉ के अकॉर्डिंग 18 से नीचे वालों को इस मामले में मैक्सिमम 20 साल तक की सजा सुनाई जाती है। प्लस हिरोशी मियानो को जुंको के पेरेंट्स को ऐसा कंपनसेशन $8 लाख देने पड़े और इस तरह ह्यूमन हिस्ट्री का वन ऑफ द मोस्ट डिस्टर्बिंग और ब्रूटल केस खत्म होता है। आपको यह केस सुन के कैसा लगा अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और ऐसे ही वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।